माँ की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन जरूरी था, मगर शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे। इसने अपने बॉस से मदद मांगी तो बॉस ने यह कैसा मुतालबा किया जिसने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। उसने कहा, अगर एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो तो मैं पैसे दे दूंगा। शौहर ने मेरे इनकार पर मुझे तलाक देने की धमकी दी और जबरदस्ती मुझे उसके बॉस के घर भेज दिया। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर वहां जाकर जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी न था। बॉस ने मुझे कुरान पाक और जाए नमाज दी और कहा, सारी रात कुरान पढ़ो और सुबह नमाज पढ़कर घर चली जाना, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वो रात मैंने रब के हुजूर रोते रोते गुजारी। हैरत की बात यह थी कि उसने मुझे छुआ तक नहीं। अगली सुबह मैं घर लौटी तो शौहर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसे पैसे मिल चुके थे और वो मुतमईन नजर आ रहा था। लेकिन 3 दिन बाद उसने दोबारा मुझे उसी घर भेज दिया। इस बार भी वही हुआ, ना उसने मुझे हाथ लगाया और ना ही कोई गलत बात की, बल्कि मुझे दोबारा कुरान पढ़ने को कहा। मेरा दिल हैरत और शुक्र के मिले जुले जज्बात से भर गया। चंद दिन बाद बॉस ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। इस वक्त मेरी सांसें रुक गई जब उसने मेरे शौहर के सामने एक ऐसी बात कही जिससे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई। मेरी जिंदगी के जख्म सिर्फ यही तक महदूद न थे। मुझे अपने वालिदैन की शक्ल तक याद नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 1 साल की थी जब वो एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस दिन के बाद मेरे चिच्चा और चिच्ची ने मुझे पाला, लेकिन वो पालना कैसा था, जैसा कोई बोझ, जैसे कोई नौकरानी घर में बुलाकर रख ली हो। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने उनके घर के सारे काम किए, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी कपड़े धोना। उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। हाँ, जब खानदान का कोई फर्द मिलने आता तो वो मेरे साथ अच्छी तरह पेश आता, ताकि सामने वाले को लगे कि वो मुझे बेटियों की तरह रखते हैं। लेकिन जैसे ही मेहमान जाता, उनका रवैया दोबारा वैसा ही जुल्माना हो जाता। मैं दिन रात जुल्म सह सह कर बड़ी हुई। अब जब मैं जवान हुई तो चच्ची ने एक नया फैसला कर लिया। वो मुझे शादी के नाम पर भेजने पर तुल गई। उसके लिए ये सिर्फ एक सौदा था, ऐसा मर्द ढूंढो जो चाहे बूढ़ा हो या किसी बीमारी का शिकार हो, मगर अमीर जरूर हो, ताकि वो मुझे खरीद सके। चच्ची ने एक रिश्ते वाली आंटी से बात कर रखी थी। चंद दिन बाद वो आंटी हमारे घर आई और बोली, तुम्हारी हिना के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। आदमी उम्र में बड़ा है, शक्लो सूरत भी कुछ खास नहीं, ये कंपनी में नौकरी करता है, मगर हिना की तस्वीर देखकर तो वो इस पर आशिक हो गया है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मेरी चिच्चा और चच्ची ने पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय कर डाला। मैं अंदर कमरे में बैठी चीखती रही, रो पड़ी, अपने माँ बाप को याद किया। उस रात मेरी रूह जैसे बिखर गई थी। मुझे लगा जैसे मुझे इंसान नहीं बल्कि कोई चीज समझकर बेच दिया गया हो। सारी रात मैंने कुरान पाक खोले रखा। हर आयत पढ़ते हुए आंखों से आंसू टपकते रहे और दिल में यही दुआ गूंजती रही, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा मामला तेरे सुपुर्द है, मुझे वो रास्ता दिखा जो तेरी रजा का हो। सुबह हुई तो मेरे मुकद्दर में एक नया जख्म लिख दिया गया। चिच्चा ने जबरदस्ती से मेरा निकाह फरहान नामी शख्स से कर दिया। ना किसी ने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा, ना किसी ने मेरे लिए दुआ की। बस एक सौदा मुकम्मिल हुआ और मुझे फरहान के हवाले कर दिया गया। मैं खामोशी से उसके साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत करके उसके घर चली आई। दरवाजे पर पहुंचते ही 3 औरतें खड़ी नजर आई। फरहान ने कहा, ये मेरी बहनें हैं, लेकिन इन तीनों के चेहरों पर जो तासरात थे उनमें अपनायत का शाबा तक न था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं घर की नई नौकरानी हूँ। किसी ने खुश आमदीद नहीं कहा, किसी ने प्यार भरी बात न की। अगली ही सुबह मुझे एक बहन ने झिंझोड़ कर उठाया और कहा, उठो, नाश्ता बनाओ, आज से घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। मैंने खामोशी इख्तियार की और चुपचाप किचन में जाकर काम शुरू कर दिया। दिल चाह रहा था कि किससे शिकवा करूं, पर अल्फाज जबान पर आ ही नहीं रहे थे। शाम को जब फोन की घंटी बजी तो मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर फरहान को बात करते सुना। वो चच्ची से कह रहा था, आपके पैसे कल भेज दूंगा, फिक्र ना करें। यह सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मेरा दिल चीख उठा,
तो ये सच है, मैं एक सौदे का हिस्सा थी। अब मैं उनकी मलकियत हूँ। दरवाजा बंद होते ही मुझे महसूस हुआ कि जिस घर को मैंने नया आगाज समझा था वो भी एक कैद खाना निकला। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मुझे चची के हुक्म सुनने पड़ते थे और अब फरहान की माँ और 3 बहनें मेरी कैदबान थी। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। पहला दिन खामोशी से गुजरा। मुझे जिस कमरे में ठहराया गया उसकी खिड़की के सामने बस एक ऊंची दीवार थी। बाहर की हवा भी यूं आती जैसे इजाजत लेकर अंदर आ रही हो। दिल को घुटन ने जकड़ लिया था। शाम ढले नवीद आया। इसकी आंखों में ना कोई चाहत थी ना अजनबियत, बस एक बेजारी सी। उसने रस्मी सा सवाल किया, कोई मसला तो नहीं हुआ? मैंने सर झुकाकर कहा, नहीं। वो बोला, ये घर छोटा है, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। फिर रुख फेर कर लेट गया। उसकी गुफ्तगू इतनी सरल थी जैसे वो मुझसे बात करने नहीं बल्कि महज एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर से ननद की आवाज आई, उठो, नाश्ता बनाना है, अम्मी को दवाई भी देनी है और बर्तन भी धोने हैं। मैं नींद की हालत में उठी, जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकल आई। किचन में जाकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के तौर तरीके भी मुख्तलिफ हैं। जो आदतें मैंने बरसों चच्ची के घर में सीखी थी वो यहाँ कबूल नहीं की जाती। यहाँ हर चीज का अलग अंदाज था और वो सब मुझ पर एक नई आजमाइश बनकर टूट रही थी। चीजें रखने के मामले में मेरी हर हरकत पर नजर रखी जाती। सास की पसंद और नापसंद का पैमाना अलग ही था। मैं चाहे कितनी एहतियात करती फिर भी हर काम में खामी निकाल लेती। बावर्ची खाने के दरवाजे पर वो लाठी थामे खड़ी रहती, चेहरे पर सख्ती और अल्फाज में जहर लिए। क्या जहेज लाई है? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आई हो तो कम से कम काम तो ढंग से करो। मैंने सर झुकाकर बर्तन धोए और दिल ही दिल में अपने आप से वादा किया, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन यह मौका तो वो खुद ही बना लेते। शाम को जब सब खाने के लिए बैठे तो मैंने खामोशी से सबके आगे रोटियां रखी। अभी पहला निवाला ही सास के मुंह में गया था कि उन्होंने नाक चढ़ाते हुए कहा, नमक ज्यादा है, क्या तुमने कभी घर में खाना नहीं बनाया? मेरी आंखें फरहान की तरफ उठी। दिल में ये उम्मीद जागी कि शायद वो कुछ कहेंगे, मेरा साथ देंगे, मगर वो हमेशा की तरह खामोश रहे। नजरें चुराकर प्लेट पर झुक गए जैसे कुछ सुन ही ना रहे हो। मेरा दिल मजीद टूट गया। रात को जब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे तो फरहान आहिस्ता से मेरे पास आए। उनकी आवाज में बोझ था, मुझे पता है सब तुम्हें बहुत कुछ कहते हैं लेकिन ये सब वक्ती है। मेरी आंखों में नमी तिर गई। मैंने आहिस्ता से कहा, ये वक्तीपन कब खत्म होगा? मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है। वो खामोश हो गए। लंबे वक्फे के बाद धीरे से बोले, मेरी माँ बीमार है, बहनें छोटी हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, बस थोड़ा वक्त और। मैंने उनकी आंखों में देखा। दिल कह रहा था कि ये वक्तीपन कभी खत्म नहीं होगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगले दिन सास ने मुझे आवाज दी, बाजार जाओ, आलू प्याज धनिया सब ले आना और वापसी पर दवा भी ले आना, लेकिन ध्यान रहे पैसे बचाकर खर्च करना, हम कोई अमीर नहीं है। मेरे लिए बाजार जाना थोड़ी सी आजादी जैसा था। गलियों से गुजरती हुई मैंने लंबी सांस ली, जैसे कैद खाने से निकलकर चंद लम्हों के लिए खुली हवा में असर आई हो। लेकिन वापसी पर फिर वही ताना सुनने को मिला, इतना खर्च क्यों कर दिया, छोटी छोटी चीजें भी नहीं संभाल सकती। मैंने थक कर रसीदें सामने रख दी, 1-1 रुपया का हिसाब दिया, मगर उनके चेहरों पर किसी चीज का असर न हुआ। इल्जाम अपनी जगह कायम रहा। वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मैं घर के हर कोने से वाकिफ हो गई थी, हर दरवाजे की चिरचिराहट, हर कमरे की खामोशी, हत्ता कि हर आवाज का मतलब भी समझने लगी थी। यूं लगता जैसे इस घर की दीवारें भी मेरा मजाक उड़ाती हों। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि कब चच्ची ताना देगी, कब सास बदवाएं देगी और कब नंदे शिकायतों की झड़ी लगा देंगी। सब कुछ एक तरतीब में होने लगा था, जैसे मेरी जिंदगी एक ऐसे स्क्रिप्ट पर चल रही हो जिसमें खुशी के लिए कोई जगह ही ना हो। अक्सर दिल में सोचती, अगर मैं वाकई इस घर की बहू थी तो क्या किसी ने मेरा इस्तकबाल किया था? क्या किसी ने मुझे खुश आमदीद कहा था या फिर मेरे लिए दुआ भी की थी?
जवाब हमेशा खामोशी में मिलता, नहीं, ये सब मेरा हिस्सा नहीं था। मेरे कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। उसके एक खाने में मेरे बचपन का एक खिलौना पड़ा था, एक गुड़िया जिसकी टांग टूट चुकी थी। कभी कभार मैं उसे निकाल कर देखती और दिल ही दिल में सोचती, शायद ये भी अब मुझ पर हंसती हो, क्योंकि खैर खाना तो बदल गया है मगर पिंजरा वही है, सिर्फ पहरेदार की शक्ल बदली है। पहले चची थी, अब सास और नंदे हैं। फरहान की खामोशी, सास की सख्ती और नंदों की तेज तेवर, ये सब मिलकर मेरी हर सांस को खरस बना चुके थे। लेकिन मैं जानती थी कि अभी जीना बाकी है, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो दिन भी बिल्कुल आम सा शुरू हुआ। सुबह नाश्ते की तैयारी, झाड़ू देना, पानी भरना और फिर बर्तनों की कतार में खड़े हो जाना, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता था। लेकिन दोपहर ढलते ही एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सास सोफे पर बैठी थी कि अचानक इनके हाथ कांपने लगे। चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया और इनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। नंदे घबराहट में चीखने लगी, अम्मी को क्या हो रहा है? कोई दवा लाओ, जल्दी कुछ करो। मैं किचन से दौड़ती हुई आई। सास नीम बेहोश हो चुकी थी। फरहान दफ्तर जा चुके थे, इसलिए फैसला करना मेरे जिम्मे आया। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर करीबी रिक्शा पकड़ा। नंदे भी साथ हो ली और हम सब सास को हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल की सफेद राहदारी में बैठकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस घर में अगर कोई चीज वाकई कीमती है तो वो मेरी सास ही है। इनके बीमार पड़ते ही पूरे घर का निजाम जैसे हिलकर रह गया था। सबकी सांसें रुकी हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। इसने मुआयना किया, चंद टेस्ट लिखे और दवाइयां दी। फिर संजीदगी से कहा, इनको फौरन दाखिल करवाना पड़ेगा। वक्त जाया करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में दाखिला कराने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने घबराहट में फरहान को फोन किया, अम्मी की हालत बहुत खराब है, फौरन हॉस्पिटल आओ, पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ फरहान की आवाज भारी और थकी हुई थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए। इनके चेहरे पर फिक्र और परेशानी थी, लेकिन हाथ खाली थे। मैंने बेबसी से इनकी तरफ देखा। फरहान जहां चौकीदारी करते थे वहां से लोन की दरख्वास्त दी गई, मगर कोई फायदा ना हुआ। हमें मजबूरन अम्मा को वापस घर लाना पड़ा। दवाइयां चलती रही, मगर सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नंदों के चेहरों पर खौफ की लकीर खींच गई थी। इनकी आवाजें लरजने लगी थी। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? एक रात फरहान मेरे पास बैठे। मैंने इनके सामने चाय का कप रखा तो वो धीरे से बोले, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, शुक्र है तुम साथ थी। मैंने नरम लहजे में कहा, ये मेरा फर्ज था। उन्होंने नजरें झुका ली और आहिस्तगी से कहा, काश मेरे पास कुछ होता, माँ को बचा लेता। कुछ दिन बाद वो लम्हा आ ही गया जिससे सब डरते थे। सास उस दुनिया से रुखसत हो गई। घर का माहौल सौगवार हो गया। रोने की आवाजें, कुरान ख्वानी और आने वाले मेहमानों का सिलसिला। लेकिन वक्त के साथ वो खामोशी एक अलग सिमत मुड़ गई। सास के जाने के बाद नंदों की नजरें बदलने लगी। पहले वो अपनी माँ के साये में छुपी रहती थी, अब हकीकत से दो चार थी। उम्र ढल रही थी और कोई रिश्ता आने का नाम नहीं ले रहा था। इनके रवैये में चिड़चिड़ापन और तलखी बढ़ने लगी। फरहान का रवैया भी तब्दील हो गया। पहले वो ज्यादातर खामोश रहते थे, मगर अब अक्सर औकात गुस्से में रहने लगे। एक रात खाने के बाद उन्होंने चाय की प्याली जोर से मेज पर पटकी और कहा, अब सब कुछ मेरे ही सर है, बहने, घर, खर्च, सब कुछ। तुम्हें क्या मालूम ये सब संभालना कितना मुश्किल है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? वो अचानक हंस पड़े, लेकिन वो हंसी किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि एक करवाहट लिए हुई थी। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या कर सकती हो? ना तालीम है, ना नौकरी, ना कोई सलाहियत, बस एक ही चीज है तुम्हारे पास। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इनके चेहरे पर नजरें जमा दी। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसका तस्वुर भी मुझे खौफजदा कर रहा था। मैंने फरहान की आंखों में वो चमक पहली बार देखी थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। दिल धड़कने लगा।
मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? फरहान ने एक लम्हा मुझे घूरा, फिर खंधे उचकाए। रहने दो, अभी जाने दो। यह कहकर उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और कमरे से बाहर चला गया। मेरे ज़हन में सवालों का तूफान उठा, लेकिन जबान जैसे गूंगी हो गई थी। अगले दिन उसने अचानक कहा, कल तुम मेरे ऑफिस आना, बॉस से मिलवाना है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मेरे साथ? वो हल्के से मुस्कुराया, हाँ बस तैयार रहना, जैसे किसी दावत में जाना हो। अच्छे कपड़े पहना। मेरा दिल और भी उलझ गया। मैंने मजीद सवाल करना चाहा, लेकिन उसके सर्द रवैये ने मुझे खामोश कर दिया। अगली सुबह फरहान मुझे बाजार ले गया। एक नया सूट खरीदा, साथ में चप्पलें भी। खरीदते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, साफ सुथरे रहना, बाकी कुछ नहीं। शाम को जब मैं ये सामान लेकर घर लौटी तो नंदों के चेहरे पर हैरत छा गई। एक ने पूछा, बाजार क्यों गई थी, क्या हुआ? मैंने नजरें झुकाकर कोई जवाब ना दिया। दिल चाह रहा था कि सच बता दूं, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। अगली रात फरहान ने फिर याद दिलाया, कल तैयार रहना, हमारा वक्त बदल सकता है, बस तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगी तो सबका भला होगा। मैंने इसकी बात सुनी, मगर दिल में एक बोझ सा बैठ गया, जैसे मेरा ज़मीर बार बार मुझे झिंझोड़ रहा हो कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन शाम के वक्त वो मुझे अपने दफ्तर के बाहर लाया। बाइक से उतरते ही मैंने ठंडी हवा महसूस की। मौसम में हल्की खनकी थी, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी की आग जल रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, किससे मिलना है यहाँ? फरहान ने सामने की इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस है मेरे, उन्होंने कहा है कि तुम्हें देखना चाहते हैं, बस एक मुलाकात है। मेरे कदम वही रुक गए। दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय रुक सा गया हो। मैंने तेज लहजे में कहा, मेरी क्या जरूरत है यहाँ? फरहान अचानक पलटा, मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं कह रहा हूँ तो जरूरत है, ये बातें बाद में करना। तुम्हारे जाने से मेरा फायदा है, तरक्की हो सकती है, तनख्वाह बढ़ सकती है, लोन्स मिल सकते हैं। मेरे अंदर का खौफ गुस्से में बदल गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, फरहान, ये कैसा फायदा है? तुम समझते भी हो कि तुम किस बात पर मुझे मजबूर कर रहे हो? वो खफगी से हंसा, मगर वो हंसी तंजिया थी। तुम्हें मसला क्या है? एक मुलाकात ही तो है। मेरे होंठ कांपने लगे। मुझे पसंद नहीं ये सब, ये ठीक नहीं है। इसने फौरन मेरी बात काट दी और तेज लहजे में कहा, तो फिर क्या करोगी? वापस चचे के घर जाओगी? भूल गई हो वो दिन जब उन्होंने तुम्हें चंद नोटों के बदले बेच दिया था? मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मुझे लगा मैं एक बार फिर इसी कैद खाने में खड़ी हूँ। फर्क सिर्फ ये था कि अब सौदा किसी और के हाथों में होना था। फरहान आगे बढ़ गया और मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे मेरे कदमों में जंजीरें डाल दी गई हो। वो रात बगैर कुछ कहे, बगैर किसी वजाहत के गुजर गई। मैं घर वापस आई तो नंदों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। इनकी आंखों में वो चमक थी जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली हो। मगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं और मैंने भी जबान बंद रखी। दिल की हलचल को छुपाने के लिए मैंने खामोशी का सहारा लिया। अगले दिन फरहान हस्बे मामूल देर से आया। घर में दाखिल हुआ, कपड़े बदले, चाय का कप लिया और मेरे करीब बैठकर आहिस्ता आवाज में बोला, कल रात बॉस ने कहा है अगर तुम इनसे मिलते रहो तो वो मुझे प्रमोशन दे देंगे। महीने 2 महीने में नया फ्लैट भी हो सकता है। मेरे दिल ने जैसे धड़कना भूल दिया। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, फरहान, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत किसी के कदमों में डाल दूं, सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए? फरहान के चेहरे पर जरा बराबर पछतावे का साया न था। उसने चाय का कप मेज पर रखा और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, सिर्फ हाँ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ने हमें अब तक दिया ही क्या है? तुम खाली हाथ आई थी, ना जहेज, ना पैसा, ना ताल्लुकात। अब अगर तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे वजूद से कोई फायदा उठाकर हमारी जिंदगी संवर सकती है तो आखिर क्यों ना उठाऊं? मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। सांसें रुक सी गई। मैं चुप रही, बस आंखों में एक सवाल था, ये क्या वही फरहान है, वही शख्स जिसने एक दिन मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम फिक्र ना करो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ? आज वही शख्स मेरी इज्जत को नीलाम करने की बात कर रहा था। फरहान सोफे से उठा और कदम बढ़ाते हुए बोला, सोच लो, कल रात तैयार रहना,
जोड़ों का सेट दूंगा, नया सूट भी। अगर बॉस खुश हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने लरजती आवाज में कहा, फरहान प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। वो पलटकर खैखा लगाकर बोला, बीवी हो इसीलिए तो साथ मांग रहा हूँ, वरना तलाकनामा तैयार है। सुबह के अखबार में ले आऊंगा, तुम्हें चची के घर छोड़ आऊंगा, और फिर वही बर्तन, वही झाड़ू, वही गालियां तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। दिल चाहा कि चीखो रोऊं, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो गई थी। वो रात मैंने पलक झपके बगैर गुजारी। आंखें बंद करते ही वही पुराना मंजर सामने आ जाता। चच्ची का घर, उनकी तेज आवाजें, हर दिन की डांट, हर दिन के ताने, वो घुटन भरा माहौल जहां मुझे इंसान नहीं बल्कि नौकरानी समझा जाता था। और दूसरी तरफ फरहान था, वो फरहान जो अब मेरी इज्जत को कीमत लगाकर तोल रहा था। अगली शाम वो आया, हाथ में एक थैला था। उसने थैला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये नया सूट है, पहनो और तैयार हो जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। सूट लेने की हिम्मत ना हुई। मैं सोचती रही, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूँ कि अपनी तकदीर पर दूसरों के हाथ में दे दूं? मैंने जोड़ा हाथ में लिया और कमरे की तरफ आ गई। दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर नजरें झुकी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आईने में अपनी ही सूरत को देखने लगी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अब सिर्फ एक चेहरा हूँ? फरहान बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। चलो देर हो रही है। मैंने बिना कुछ कहे खुद को तैयार किया, जैसे फैसला मेरा नहीं था, बल्कि मैं महज एक पुतली थी जिसके डोर किसी और के हाथ में थी। दूसरी रात फिर वही सफर, वही रास्ता, वही खामोशी। फरहान ने हस्बे मामूल मुझे बाइक पर बिठाया, लेकिन रास्ते भर ना कोई बात की, ना कोई नजर मुझ पर डाली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बोझ हूँ या फिर कोई सामान जिसे एक मखसूस जगह पहुंचाना जरूरी है। जब हम बड़े गेट पर पहुंचे तो उसने बाइक रोकी। अंदर जाते ही नौकर ने वही पुराना जुमला कहा, साहब कह रहे हैं बीवी को यहीं छोड़ दे, वो बाद में आएंगे। फरहान खामोशी से पलटा और चला गया। मैं इस वसी और इस लॉन्च में अकेली बैठी थी। वक्त गुजरने का एहसास सिर्फ घड़ी की सुईन से होता रहा। सोफे पर बार बार करवट बदलती, कमर में दर्द होने लगता। कभी दरवाजे की तरफ देखती कि शायद कोई आए, लेकिन वो दरवाजा पूरी रात बंद ही रहा। कभी कभार कोई नौकर पानी ले आता या चाय की पूछता, मगर मेरे दिल को किसी शय की ख्वाहिश न थी। रात के 2 बजे के करीब थकन ने मुझे सोफे पर ही गिरा दिया। आंखें बंद की, मगर नींद कहाँ, सिर्फ सोचें थी जो एक ही सवाल की गिर्द घूमती रही, ये सब क्या है? सुबह हुई तो वही नौकर आया। इस बार इसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था और लहजे में मामूल की नरमी। साहब कह रहे हैं आप घर चली जाएं, ये पैसे हैं, शौहर को दे दीजिएगा। मैंने लिफाफा थामा। एक लम्हे को दिल चाहा कुछ पूछूं, मगर होठों पर जैसे कुफल लग गया। खामोशी से बाहर निकली। गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। मुझे घर छोड़ दिया गया। दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो देखा फरहान आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। मुझे देखते ही लपक कर आया और लिफाफा मेरे हाथ से छीन लिया। खोलते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो पिछली बार से भी ज्यादा है, शाबाश, तुम वाकई बहुत काम की निकली हो। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल चाहा कुछ कहूँ, चिल्लाऊं, सवाल करूं, लेकिन अल्फाज जैसे हलक में अटक गए। सिर्फ मेरी आंखों में वो सारी कहानी लिखी थी जो जबान बयान न कर सकी। वो पहले ही अपनी खुशियों और ख्वाबों में मगन था। इस दिन पूरा दिन मैंने खामोशी में गुजारा। खाने के वक्त नंदो ने हैरत से पूछा, ये भाभी इतनी चुप क्यों है? दूसरी बोली, छोड़ो, भाई को तो खुश रखें, बाकी सबसे क्या। तीसरी ने हंसकर कहा, हो न हो कोई खास राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मैंने सब सुना, मगर कोई जवाब न दिया। दिल चाहा कि कह दूं कि राज नहीं, ये एक जंजीर है जो मेरे वजूद के गिर्द लिपटी जा रही है, लेकिन जबान खामोश रही। रात हुई तो फरहान हस्बे मामूल नया सूट ले आया। कल भी जाना है तुम्हारा। मेरे बॉस से मिलना बहुत फायदेमंद हो रहा है। हर दिन तरक्की के करीब जा रहा हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, फरहान क्या तुमने कभी सोचा वहाँ आखिर होता क्या है? वो रुका, फिर बेनियाजी से बोला, मुझे इससे क्या, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। तुम वहाँ जाओ, बैठो, वापस आओ और पैसे लाओ।
बस बाकी जो है वो हमारा मसला नहीं। इसके लहजे की सफाकी ने जैसे मेरे वजूद को टुकड़े कर दिया। मैं सोचने लगी, इंसान जो सवाल करता है वो जिंदा होता है, और मैं तो बस ये खामोश मुजस्सिमा हूँ जिसे पैसों के बदले किसी ने किसी और के दर पर रख दिया हो। तीसरी रात भी वैसा ही हुआ। वही बंगला, वही दरवाजा, वही नौकर की खामोशी। मैं अंदर दाखिल हुई, सोफे पर बैठ गई। दरवाजा बंद हो गया। वक्त चलता रहा। खाने की खुशबू आई, जूस लाकर पेश किया गया, मगर मेरा दिल न माना। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। सारी रात बस सोचती रही, ये खेल आखिर है क्या? क्यों बार बार बुलाया जाता है? क्यों ना कोई मिलता है, ना कुछ कहता है, और फिर पैसे देकर वापस भेज दिया जाता है। रात का हर लम्हा मेरे ज़हन को चुभता रहा। सुबह हुई तो वही नौकर आया। इस बार भी हाथ में लिफाफा था। साहब कह रहे हैं आपको गाड़ी छोड़ आएगी, अकेले मत जाए। गाड़ी में बैठकर शीशे से बाहर देखती रही। रास्ते में लग रहा था जैसे शहर की हर इमारत मुझसे सवाल कर रही हो, ये सब सजा है या किसी और मकसद का हिस्सा? अगर मकसद मेरा जिस्म होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन नहीं। ये सब कुछ खामोश है, बेआवाज है, बेअमल है, और फिर भी बामकसद। लेकिन ये मकसद आखिर है क्या? घर पहुंची तो फरहान हस्बे मामूल लिफाफा खोल रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। जबरदस्त, अब तो हम नया फ्रिज भी ले सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, कभी तुमने ये सोचा है अगर वो चाहे तो एक दिन मुझे वापस ना भेजे? फरहान ने पलटकर मेरी आंखों में देखा और हंस दिया। अरे, वो इतना समझदार है कि जानता है कौन सा खेल कब तक खेलना है। इसके बेपरवाह लहजे ने मेरे अंदर खौफ की जड़ें और गहरी कर दी। मैं सोचने लगी, एक दिन अगर यह खेल खत्म ना हुआ तो, अगर मेरी वापसी की राह हमेशा के लिए बंद हो गई तो? तुम कीमती तब हो जब वापस आती हो। ये जुमला फरहान की जबान से निकला और मेरे दिल में जैसे खंजर बन गया। लम्हा भर को यूं लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज हूँ जिसकी कीमत इसकी वापसी पर तय की जाती है। फरहान के नजदीक मैं बीवी या साथी नहीं, बस एक जरिया थी। एक जरिया जिससे रकम आती थी, सहूलतें आती थी, आसाइशें आती थी। चौथी रात जब मैं इस बंगले में पहुंची तो मेरा दिल पहले से ही फैसला कर चुका था। अब मजीद ये खेल नहीं सोऊंगी। ना वो खामोश लाउंज, ना वो बंद दरवाजे, ना वो नौकर जो हर बार लिफाफा पकड़कर दरवाजा बंद कर देता था। मैं जानती थी कि अगर आज कुछ न किया तो ये सिलसिला कभी खत्म ना होगा। अगली सुबह रोशनी फैलने से पहले ही मैंने चादर ओढ़ी और आहिस्ता से दरवाजा पार किया। नंदे अभी ख्वाबों में थी और फरहान हाफिज जाने की तैयारी कर रहा था। इसके हाथ में फाइल और कंधे पर बैग था। मैंने कोई लफ्ज अदा नहीं किया, बस आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, जैसे जमीन पर हर कदम मेरे अंदर का खौफ भी कुचल रहा हो। मेरी उंगलियां चादर के कोनों को सख्ती से पकड़े हुए थी। वो मुट्ठी दरअसल मेरा दिल थी, जो लर्जिश और हिचकिचाहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। रास्ता वही था जो मैं बार बार फरहान के साथ तय कर चुकी थी, लेकिन आज पहली बार अकेली जा रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था, खाली और वसी लॉन्च, बंद दरवाजे, खामोश नौकर और सुबह के वक्त वो लिफाफा, यह खामोश सौदा जिसमें मेरी इज्जत फरहान की तरक्की के बदले गिरवी रखी गई थी। मेरा दिल चीख रहा था, ये क्या है? अगर मकसद मुझे कैद करना होता तो अब तक सब कुछ हो चुका होता। अगर मकसद जिस्मानी हवस होती तो कब की पूरी हो जाती। लेकिन ये सब कुछ मुख्तलिफ था, एक बेआवाज, बेलम्स मगर बाकायदा खेल। आखिर क्यों? बार बार बुलाने की जरूरत ही क्या थी? जब मैं दफ्तर के गेट पर पहुंची तो दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बार फरहान मेरे साथ नहीं था। गेट पर एक अजनबी गार्ड खड़ा था। इसकी नजरें लम्हा भर को मुझ पर टिकी और फिर इसने स्पाट लहजे में कहा, जी बीबी, किससे मिलना है? मैंने धीरे से जवाब दिया, फरहान की बीवी हूँ, अंदर जाना है। गार्ड ने मशकूक सी नजर डाली, फिर इंटरकॉम पर किसी से बात की। लम्हा भर बाद गेट आहिस्ता से खुल गया, जैसे कोई पर्दा सरक गया हो, और मैं एक नए राज की दहलीज पर खड़ी थी। हवा का एक झोंका आया और मेरी चादर का कोना चेहरे से हट गया। मैंने घबराकर इसे दोबारा संभाला और दाईं तरफ कदम बढ़ाए। वहां एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके आखिर में इस्तकबालिया बना था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। सामने दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, डायरेक्टर ऑफिस।
इसी तरफ एक कमरे का दरवाजा नीम हुआ था। मैंने हिचकिचाते हुए दस्तक दी। दिल चाह रहा था पलट जाऊं, मगर कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। हल्की सी दस्तक देने के बाद मैं अंदर दाखिल हुई। वो लम्हा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देना था। सोफे पर एक शख्स बैठा था। इसकी पिष्ट मेरी तरफ थी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसकी आवाज भारी थी मगर पुरसुकून, जैसे हर लफ्ज सोच समझ कर अदा किया जा रहा हो। मैं दरवाजे पर रुकी रही। मेरा दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने फोन बंद किया, आहिस्तगी से कुर्सी से उठा और मेरी तरफ रुख मोड़ने लगा। मेरी सांसें रुक गई। लम्हा ठहर सा गया था। वो जैसे ही मुड़ा, मेरी सांसें जैसे गले में अटक गई। सामने रिहान था, मेरा ही चचाजाद। मेरी आंखों के सामने लम्हों में बरसों पुरानी तस्वीरें घूम गई। वही रिहान जो बचपन में मुझे लोरी सुनाता था, वही जो घर की दीवारों पर मेरे लिए रंगीन पेंसिल से मेरा नाम लिखता था, वही जो हर ईद पर मुझे नए कपड़े लेकर देता था और फिर अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर परदेश चला गया था। इसके बाद वो लौटा या नहीं, मुझे कभी खबर ना हुई। बस इतना जानती हूँ कि इसकी गैर मौजूदगी में मेरा नसीब दुख और महरूमियों से भर गया था। रिहान, मेरे लबों से बस यही एक लफ्ज निकला, जैसे बरसों के फासले ने बाकी सब लफ्ज छीन लिए हो। वो उठकर मेरी तरफ आया। इसकी नजरें इसे यकीन के साथ मुझ पर जमी थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि आज मैं खुद इसके सामने आने वाली हूँ। हिना, आखिर तुम खुद आ गई। इसकी आवाज में अजीब सा सुकून भी था और दर्द भी। मेरे कदम जमीन से जैसे जकड़ गए थे। जबान साथ नहीं दे रही थी, दिल सिर्फ धड़क रहा था। बामुश्किल मैंने कहा, तुम? रिहान ने सोफे पर बैठते हुए एक लंबी टूटी हुई सांस भरी और कहा, हाँ हिना, मैं वही हूँ, वही जिसने तुम्हें हमेशा बचाना चाहा, लेकिन वक्त के हाथों हार गया। मैं साकित खड़ी थी, सिर्फ देखती रही, जैसे मेरी आंखें इसके चेहरे से सवाल पूछ रही हो। वो नरम लहजे में बोला, तुम्हें याद है बचपन में जब तुम चच्ची की माँ से डरकर मेरे कमरे में आ जाती थी? मैं तुम्हें छुपने की जगह देता था और जेब से चॉकलेट निकालकर तुम्हारे हाथ पर रख देता था। मेरी आंखें भीग गई, नजरें झुक गई। दिल में एक ही सवाल था, ये सब क्यों हो रहा है? ये खेल आखिर है क्या? रिहान ने मेरी खामोशी को जैसे पढ़ लिया। वो धीरे से बोला, मैं जब बरसों बाद वापस आया तो खबर मिली कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने तुम्हें एक दिन फरहान के साथ देखा और इसी ने तुम्हारे बारे में पहली बात छेड़ी। मेरी आंखों में हैरत तैर गई। रिहान की आवाज में तलखी उतर आई। हाँ, वो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और मैंने इसे आजमाने के लिए कहा, अगर मैं तुमसे एक रात की मुलाकात मांगूं तो? और वो फौरन मान गया। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल ने जैसे चीख कर कहा, यह सब ख्वाब हो। लेकिन रिहान की आंखों में वह सच्चाई थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। हिना, वो रुका, फिर बोला, मैंने फैसला किया कि तुम्हें बेचने वाले के साथ नहीं रहने दूंगा। मैंने फरहान को वही खेल दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। तुम हर बार इस बंगले में आई, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ महफूज रखा। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। बेख्तियार लबों से निकला, और वो पैसे? रिहान की आवाज गहरी थी, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में उतार रहा हो। वो पैसे सिर्फ इसकी हवस को तकवीत देने के लिए थी, ताकि वो यही समझे कि सब कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत में मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता फरहान की कैद से आजाद करने की तैयारी कर रहा था। मैं चाहता था कि एक दिन तुम खुद आओ, तुम खुद सच को देखो और फिर फैसला करो। मैं खामोश खड़ी थी। आंखों में ना खत्म होने वाले सवाल थे और दिल की धड़कन तेजाब की तरह रगों में दौड़ रही थी। रिहान की आंखों में वही पुरानी नरमी थी, वही मासूमियत जो बरसों पहले मेरे बचपन में हुआ करती थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी किसी के हाथों की कठपुतली हूँ, या वक्त आ गया है कि मैं ये टूटी डोरें खुद तोड़ दूं? अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं चौंकी। दरवाजा खुला और सामने फरहान खड़ा था। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था, जैसे जमीन इसके पांवों तले से खिसक गई हो। वो कांपती आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ? रिहान पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में खड़ा हुआ और कहा, फरहान, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी हकीकत सामने आ चुकी है। तुम्हें निकाल दिया गया है। फरहान की नजरें मुझ पर जमी थी। इसके होंठ कांपे, आवाज में करप था। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। यहाँ आकर
मैंने पहली बार मजबूती के साथ इसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, इज्जत? वो तो तुम बहुत पहले बेच चुके थे। जब मुझे सौदा समझा था। फरहान की जबान बंद हो गई। वो जैसे लम्हे भर को पत्थर बन गया, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकल गया। रिहान ने दरवाजा बंद किया। इसके लहजे में सुकून भी था और फैसला भी। हिना, अब वो फैसला तुम्हें करना है जो हमेशा तुमसे छीन लिया गया। अब ये जिंदगी तुम्हारी है। मैंने पहली बार सर उठाया। मेरी आवाज लरज रही थी, लेकिन दिल में एक ताकत उतर रही थी। पहली बार लग रहा है कि मैं बोल सकती हूँ। रिहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो बोलो हिना, क्योंकि अब तुम किसी की कठपुतली नहीं रही हो। कमरे में चंद लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। बाहर का शोर जैसे मध्यम हो गया था। मेरे हाथों में सर्दी उतर रही थी, जैसे कमरे की फिजा अचानक संजीदा हो गई हो। रिहान ने मेज पर रखी फाइल मेरी तरफ सरकाई। ये देखो, ये फरहान की मुलाजिमत की फाइल है। जब मैंने कंपनी खरीदी थी, वो पहले ही यहाँ बतौर चौकीदार काम करता था, लेकिन मैंने इसकी आंखों में हमेशा लालच देखा। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। कागजात बेराबिता थे, लेकिन इनके दरमियान नोटिस रखे थे। मेरी तस्वीरें, मेरा जिक्र और फरहान के लिखे गए गलीज जुमले, जैसे इसने मुझे हमेशा एक सौदा, एक सामान समझा हो। मेरे वजूद में नफरत और झुरझुरी दौड़ गई। रिहान धीरे से बोला, इस दिन जब तुम पहली बार लॉन्च में बैठी थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। पहचानने में लम्हा भर की भी देर नहीं लगी और इसी वक्त मैंने फरहान को बुला लिया। जानबूझकर वो तजवीज दी ताकि मैं देख सकूं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। इसकी आवाज भारी हो गई, जैसे बरसों का बोझ बयान कर रहा हो, और वो वही निकला जैसा मैंने सोचा था। एक लालची, खुदगर्ज इंसान। लेकिन हिना, मेरा मकसद सिर्फ ये था, तुम्हें आजाद करवाना। मेरे अंदर एक कपाहट सी दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे सीना फट जाए। मैंने बेख्तियार सांस रोक लिया। सामने बैठा शख्स वही जिसे मैंने बरसों की धूल में भुला दिया था। मेरा बचपन का मुहाफिज निकला, और जिस शख्स के साथ जिंदगी के साल गुजरे, वो तो दरअसल मेरी कीमत लगाता रहा। रिहान की आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। उसने धीरे से कहा, हिना, मैं चाहता था कि तुम खुद फैसला करने के काबिल हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें आने दिया, बैठने दिया, लेकिन कभी रोक टोक नहीं की। वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, हर बार जब तुम वापस गई, मैंने देखा तुम्हारे अंदर खामोशी बढ़ रही है, लेकिन तुम टूट नहीं रही थी। तुम सोच रही थी, अपने अंदर कुछ तलाश कर रही थी। मैंने लरजती आवाज में पूछा, और वो पैसे, वो सब कुछ? रिहान ने गहरी सांस लेकर कहा, वो एक चाल थी ताकि फरहान को यकीन हो जाए कि इसकी मर्जी के मुताबिक सब हो रहा है। मैं चाहता था वो अपनी असल फितरत सबके सामने खुद जाहिर करे। मैंने धीरे से फाइल बंद की। मेरी आंखों में आंसू तिरने लगे। क्या तुम पहले ही जानते थे कि वो मुझे दोबारा भेजेगा? रिहान ने सर हिलाया। हाँ, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी कैमरे बंद रखे। नौकरों को सख्ती से कहा कि तुमसे कोई सवाल ना करें। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम कब अपनी मर्जी से सच ढूंढने आओगी। मेरे होंठ कब कपाए, मैंने सर झुका लिया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं सिर्फ एक जिस्म हूँ जिसे सब अपनी मर्जी से ढकेलते रहते हैं। मेरे लफ्ज अभी पूरे नहीं हुए थे कि रिहान ने मजबूत लहजे में बात काटी। बस, ये सोच अब खत्म। हिना, अब तुम अपने फैसलों की मालिक हो। फरहान का वक्त खत्म हो चुका है। इसने मेज पर रखी दूसरी फाइल उठाई, फोन उठाया और सख्त लहजे में आचार्य को कॉल की। फरहान की मुलाजिमत फौरन खत्म की जाए, इसका लेटर तैयार करें और गेट पर इसका दाखिला बंद किया जाए। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, याद रखो, किसी के साथ इतना जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म है, और खामोशी से सहना यह सबसे बड़ा जुल्म है। हिना, आज तुमने दोनों खत्म कर दिए हैं। मैं धीरे से उठी, लरजते कदमों के साथ खिड़की तक गई। बाहर लॉन में देखा, फरहान किसी से बहस कर रहा था। इसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल था। चंद लम्हों बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स इसके पास पहुंचे। उन्होंने इसके हाथ से शनाख्ती कार्ड छीन लिया। फरहान चीखने लगा, हाथ हिलाने लगा, लेकिन अब किसी की बात सुनने वाला नहीं था। इसके हर लफ्ज हवा में तहलील हो रहा था। मैंने खिड़की के पार खड़े इस मंजर को देखा। पहली बार मेरे लबों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई, क्योंकि वो सब कुछ खत्म हो रहा था।
जिसने मुझे परसों खरीद रखा था। शायद वो अंदर आने की इजाजत मांग रहा था, लेकिन इसके लहजे में अब वही गुरूर बाकी नहीं रहा था। अचानक इसने नजरें उठाई और खिड़की की तरफ देखा। मैं वही खड़ी थी। वो लम्हा जैसे ठहर गया। हमारे बीच सिर्फ शीशे की दीवार नहीं थी, असल दीवार तो वो बेएतमादी थी जो बरसों में ईंट ईंट करके खड़ी हुई थी। फरहान ने पर्दा हटा दिया। फरहान की आंखें झुक गई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। गेट इसके पीछे जोर से बंद हुआ और मेरे दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। रिहान मेरे करीब आया। इसकी आवाज में नरमी थी, मगर लहजे में फैसला कुन कुव्वत थी। अब तुम वापस इस घर नहीं जाओगी। अगर चाहो तो मैं खुद तुम्हारे बहन भाइयों से बात कर सकता हूँ, लेकिन हिना, इस बार फैसला तुम्हें करना होगा। मैंने गहरी सांस ली। दिल की गहराई से एक बोझ उतरता महसूस हुआ। मैंने बरसों दूसरों के फैसले कबूल किए, शायद अब एक बार अपनी मर्जी का फैसला भी करके देख लूं। रिहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखो तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। मैंने कुर्सी से दुपट्टा उठाया, अपने शाने पर डाला और धीरे से कहा, अब मुझे ये दुपट्टा कोई बोझ नहीं लगता। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या करना है। रिहान ने नजरें मुझ पर जमाते हुए कहा, आगे तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है। जो तुमसे छीन लिया गया था, इसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी हिफाजत तुम्हारी होगी। इसी लम्हे कमरे की घड़ी ने पूरे 9 बजने का ऐलान किया। ऐसा लगा जैसे वक्त ने खुद सरगोशी की हो। अब खेल का रुख बदल चुका है। नकाब उतर गया था और मैं किसी के इशारे पर चलने वाली कठपुतली नहीं रही थी। रिहान ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। बाहर शहर की रोशनियां फैल रही थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। गाड़ी सड़क पर रवानी से आगे बढ़ रही थी, मगर मेरे ज़हन में वो लम्हे अब भी ठहरे हुए थे। वो लम्हे जब फरहान के चेहरे से सब कुछ छीन गया था और मेरा खौफ भी इसके साथ रुखसत हो गया था। इख्तियार, गुरूर और वो झूठी ताकत जिसने बरसों मेरे वजूद की कीमत लगाई, अब पीछे रह गई थी। गाड़ी एक पुरसुकून इलाके में दाखिल हो रही थी। खाली सड़कें, हल्की रोशनी और ठंडी हवा जैसे दिल को यकीन दिला रही हो कि अब खौफ खत्म हो रहा है। रिहान ने हल्की सी नजर मेरी तरफ डाली और बोला, क्या बच्ची के घर चलें, या चाहो तो मेरे घर कुछ दिन रह लो, फिर जो फैसला तुम्हें करना है सुकून से करना। मैंने चंद लम्हे सोचा। मेरे दिल में कई सवाल थे, मगर जवाब सिर्फ एक था। मैंने धीरे से कहा, ना मुझे बच्ची के घर जाना है, ना फरहान के। अभी के लिए तुम्हारा सच ही मेरे लिए काफी है। रिहान खामोशी से मुस्कुराया और गाड़ी मोड़ ली। कुछ देर बाद हम एक छोटे मगर साफ सुथरे बंगले के बाहर रुके। दरवाजा खुला तो एक बूढ़ी औरत ने हमारा इस्तकबाल किया। इसने ताज्जुब से पूछा, साहब, ये बीवी कौन है? रिहान ने पर उतमाद लहजे में जवाब दिया, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी इज्जत भी। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा। बेटी, तुम खैर से आई हो। ये घर तुम्हारे लिए महफूज है। मुझे यह कमरा दिया गया, सादा मगर साफ सुथरा। मैं बिस्तर पर बैठ गई, मगर निगाहें शीशे के पार थी। रिहान लॉन में बैठा था। वो एक लम्हे को भी बेचैन नहीं लग रहा था, जैसे सब कुछ वही का वही छोड़ दिया हो। बस अब मेरे फैसले के दरवाजे को खोलना बाकी था। कुछ देर बाद वो कमरे के दरवाजे पर आया। खाना तैयार है, चलो कुछ खा लो। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और पहली बार दिल से कहा, मुझे भूख है। रिहान हंसा, यही तो सुनना चाहता था। खाने की मेज पर हम दोनों खामोशी से बैठ गए। इसने नजरें झुकाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो तलाक के कागजात पर मैं खुद दस्तखत करवा दूंगा। कानून तुम्हारे साथ है और मैं भी। मैंने लम्हा भर रुककर जवाब दिया, तलाक तो होगी, लेकिन उस शख्स से नहीं जिसने मुझे मारा या छोड़ा, बल्कि उससे जिसने मेरी इज्जत को सिर्फ फायदा समझा। रिहान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और इस बार फैसला तुम करोगी, कोई और नहीं। मैंने पहला निवाला लिया। बरसों बाद लगा जैसे पेट नहीं दिल भर रहा है। शायद इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, कभी कभी वो किसी ऐसे इंसान की शक्ल में सामने आता है जो तुम्हें टूटने नहीं देता, जिसने तुम्हारी खामोशी को आवाज बख्श दी हो। वही दरअसल सच में तुम्हारे करीब होता है। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। सफेद रोशनी का ये लम्स अजीब सुकून दे रहा था। मैंने देखा, रिहान अब भी लॉन में बैठा था। इसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में इंतजार, जैसे वो चाहता हो कि मैं खुद दरवाजा खोलूं
और बात करो। मेरी निगाहें दरवाजे पर जा रुकी। दिल ने धीरे से कहा, ये जिंदगी अब शायद मेरे अपने इख्तियार में है और यही मेरा पहला इंसाफ है। सुबह एक नई जिल्द में लपटी हुई आई। कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर रात ही कोई एक चिराग जल चुका था। मैंने चादर ओढ़ी, हिम्मत जमा की और दरवाजा खोला। रिहान हस्बे मामूल लॉन में बैठा था, एक फाइल में गुम। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या हम आज वकील से मिल सकते हैं? इसने सर उठाया और बगैर किसी हैरानी के बोला, बिल्कुल, मैं पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। तुम जब चाहो हम चलते हैं। रास्ते के लिए हम गाड़ी में बैठे। सफर खामोश था। मेरे पास बहुत से लफ्ज थे, मगर होठों तक कोई न पहुंचा। मैं अपनी उंगलियों के नाखूनों को देखती रही, जिन पर वक्त के साथ ना कोई रंग बाकी रहा था, न कोई रोशनी। जैसे मेरी जात भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो। दफ्तर पहुंचकर वकील ने रस्मी अंदाज में कागजात रखे। रिहान ने सब कुछ संभाला, मगर मेरी इजाजत के बगैर एक लफ्ज न लिखवाया। वो बार बार मेरी तरफ देखता, गोया याद दिला रहा हो, यह फैसला तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। कागज पर लिखा था, नाम हिना बिन सलीम, शौहर का नाम फरहान वलीद। नामालूम इज्जत। रिहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वकील ने कलम घुमाकर दस्तखत की जगह दिखाई। मेरे हाथ काम गए। मैंने कलम उठाया, स्याही में डुबोई हुई अपनी हिचकिचाहट को कागज पर रख दिया। वो दस्तखत सिर्फ एक कागज पर नहीं थे, वो बरसों के जख्मों पर महरे निजात थे। वो सब जो दिल में पत्थर की तरह दबाया हुआ था, अब लफ्जों में बदल चुका था। वकील ने फाइल बंद की और कहा, अब सिर्फ नोट्स की तस्दीक रह गई है। चंद दिनों में सब कुछ कानूनी तौर पर मुकम्मल हो जाएगा। वापसी का सफर और भी खामोश था। गाड़ी की रफ्तार चल रही थी, मगर वक्त जैसे रुक गया हो। मेरे दिल में एक अनजानी हलचल थी। आजादी का पहला कदम अक्सर सबसे भारी होता है, लेकिन इस बार खामोशी भारी नहीं थी। ये खामोशी जैसे सुकून के किसी दरख्त का साया थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, रिहान, क्या आप चच्ची को सब कुछ बताओगे? उसने मेरी तरफ देखे बगैर नरमी से कहा, हाँ बताना तो है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार वो सिर्फ सुनेंगी नहीं बल्कि समझेगी भी। अब तुम्हें इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। शाम ढल रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक और पुरानी यादों की बोझल खुशबू गली हुई थी। हम चच्ची के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा खुला तो उन्होंने हमें लम्हे भर के लिए हैरत से देखा, फिर आहिस्तगी से अंदर आने का इशारा कर दिया। पुराने सोफे पर बैठते ही रिहान ने बराह रास्त सवाल किया, चच्ची, आपने हिना के साथ जो किया, क्या वो कभी खातिल माफी है? चच्ची की आंखें झुक गई। कमरे की फिजा एकदम बोझल हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर जैसे लफ्ज ढूंढते हुए बोली, गलती हो गई थी। उस वक्त हालात ऐसे थे। रिहान ने इनकी बात काट दी। इसकी आवाज में सख्ती भी थी और दर्द भी। हालात कभी भी किसी इंसान की कीमत लगाने का जवाज नहीं बनते। आपने इसे एक बोझ समझकर ढकेल दिया। और याद रखिए, अगर आइंदा आपने हिना से कोई सख्त बात की या इससे इसकी मर्जी के बगैर कोई राबिता किया, तो मैं हमेशा के लिए आपसे ताल्लुक खत्म कर दूंगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चच्ची की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और लरसती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं थी, लेकिन दिल से कभी बदुआ नहीं दी। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ उतरा। इनके झुके हाथों को मैंने नहीं छुआ, ना ही आंखों से आंसू गिरने दिए। बस धीरे से कहा, मैंने माफी दे दी, लेकिन एतबार कभी वापस नहीं आ सकता। रिहान ने आहिस्ता कहा, चलो हिना। हम उठ खड़े हुए। चच्ची पीछे हट गई। इनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें वाज़ा थी, लेकिन अब वो मेरे फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। अगले दिन मैंने जिंदगी के नए दरवाजे खोले, अपने शनाख्ती कार्ड दुरुस्त करवाया, पहली बार नया मोबाइल नंबर खरीदा और एक नया बैंक अकाउंट खोला। रिहान ने कुछ नहीं पूछा, बस एक बार मुस्कुराकर कहा, ये सब तुम्हारा हक है हिना, और तुम्हें इसे लेने का पूरा इख्तियार है। इसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे बरसों बाद मैं वाकई अपनी कहानी की मालिक बन गई हूँ। मैंने एक छोटे से कोर्स में दाखिला लिया, कंप्यूटर की तालीम का आगाज किया और यूं लगा जैसे नई दुनिया मेरे सामने खुल रही हो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को रोज के छोटे बड़े कामों से आजाद करना शुरू किया। सुबह खुद चाय बनाती, शाम को किताबों में खो जाती और वक्त निकालकर पुराने दिनों को याद जरूर करती, मगर अब इन यादों पर आंसू नहीं बहते थे।
एक दिन अचानक नंदों का फोन आया। इनकी आवाज में हैरत और तनस दोनों मिले हुए थे। भाभी कहाँ हो? भाई तो कुछ बताते ही नहीं, तुम भी गायब हो गई हो। मैंने लम्हा भर खामोशी के बाद मुख्तसर जवाब दिया, जो जिंदगी तुम्हें दिखाई जाती थी वो झूठ थी, अब मैं सच में जी रही हूँ। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। इनके लिए मजीद कोई वजाहत जरूरी नहीं थी। इद्दत के दिन ना जाने कैसे पुरसुकून गुजरने लगे। नमाज, कुरान, खामोशी और खुश शनासी, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। रिहान ने इन दिनों मुझे मुकम्मल तौर पर आजाद छोड़ दिया। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर बात करता, बाकी हर हद का ख्याल रखता। एक दिन उसने धीरे से कहा, जब वक्त पूरा हो जाएगा तब एक बात करनी है, उस वक्त तक जो तुम कहोगी वही होगा। मैंने सर झुकाकर सिर्फ जज्बात में हिला दिया और वक्त बहता रहा। मैंने जाना कि आज़ादी सिर्फ दीवार से बाहर निकलने के नाम नहीं है, बल्कि अंदर के जंजीरों को तोड़ने का अमल है, और वो अमल मैंने मुकम्मल कर लिया था। जब तलाक का नोटिफिकेशन मेरे हाथ में आया तो मैंने इसे किसी जीत की तरह नहीं देखा। यह बस एक कागज था। असल फतह तो वो सुकून था जो मेरे अंदर से जन्म ले चुका था, वो खामोशी जो बरसों के बोझ के बाद टूट गई थी। मैंने वो कागज फाइल में रखा और दराज बंद कर दी। फिर आईने के सामने जा खड़ी हुई। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और आंखों में अजीब सा इत्मीनान। पहली बार मैंने खुद को देखकर दिल से कहा, ये मैं हूँ, अपनी मर्जी से जीने वाली। इद्दत के दिन अपने इख्तिमाम की तरफ बढ़ रहे थे। घर के माहौल में यह खास सी खामोशी फैली हुई थी। रिहान अब भी एक फासले पर रहता था, लेकिन इसकी मौजूदगी, इसकी तवज्जो और इसका सब्र मुझे हर लम्हा महसूस होता। वो रोज शाम के वक्त आता, दरवाजे पर बैठता, कभी किताबें ला देता, कभी खामोशी से साथ बैठ जाता। ना कुछ पूछता और ना ही किसी जवाब का मुतालबा करता, लेकिन इसकी खामोशी खुरबत मुझे अंदर तक सहारा देती। वो अक्सर शाम को आता, खामोश बैठकर चाय पीता और फिर चला जाता। ना कोई सवाल करता, ना जवाब मांगता, बस इसकी खामोश मौजूदगी मेरे दिल के अंदर ही एक सुकून उतारती थी। फिर एक शाम वो दरवाजे पर खड़ा था। इसके हाथ में एक सफेद सा लिफाफा था। आवाज धीमी मगर पर इसरार थी, या निकाह का कार्ड है, तुम्हें सबसे पहले देना था क्योंकि सबसे अहम तुम ही हो। मैंने लिफाफा थाम लिया। आंखों ने इसे गौर से देखा, मगर होंठ कुछ न कह सके। अंदर सफेद कागज पर बड़े सादा लफ्जों में लिखा था, रिहान बिन रियाज और हिना बिन सलीम। मेरी नजरें उठी। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें यकीन है? रिहान की आंखों में अजीब सा एतमाद था। इसने बस एक जुमला कहा, मुझे तुम पर यकीन है, बस यही काफी है। वक्त गुजरता गया। निकाह का दिन करीब आ रहा था। ना कोई शोर शराबा, ना फजूल हंगामा। दावत महदूद थी, मगर हर काम सलीके और सुकून के साथ हो रहा था। रिहान ने कहा, तुम जो पहनोगी वही खूबसूरत होगा। ये दिन तुम्हारा है और मर्जी भी तुम्हारी। मैंने सोच समझकर एक सादा सा हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा मुंतखब किया। कोई खास जेवर नहीं, बस एक छोटी सी अंगूठी जो मेरी माँ की निशानी थी। वो अंगूठी बरसों बाद एक पुराने संदूक से मिली थी और आज पहली बार अपनी असल जगह पर पहनाई जा रही थी। निकाह की तकरीब मुनहसिर मगर परनूर थी। निकाह खान की आवाज गूंजी, हिना बिनते सलीम के आपको रिहान बिन रियाज से निकाह कबूल है। मेरे दिल ने धड़कना भुला दिया, मगर लबों ने पहली बार अपनी ताकत को पहचाना। मैंने पूरे यकीन और खुददारी के साथ कहा, कबूल है। 3 बार पूरी कुव्वत के साथ। रिहान ने मेरा हाथ थामा, वही हाथ जो बरसों तक खाली रहा था, सिर्फ बर्तन धोने, खाना पकाने और तानों का बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। आज पहली बार वो हाथ किसी रिश्ते की मजबूती को महसूस कर रहा था। वलीमा एक छोटे से हॉल में रखा गया। मेहमान ज्यादा नहीं थे, मगर हर चेहरा रोशनी से भरा हुआ था। एक अजीब सा सुकून और बरकत का एहसास हर कोने में फैला हुआ था। इस तकरीब में बच्चियां भी आई। रिहान ने इनसे ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ रस्मी सलाम, वो भी मेरी इजाजत के साथ। तकरीब के बाद एक चच्ची मेरे करीब आई। इसकी आंखों में नमी थी। इसने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर नरमी से जवाब दिया, माफी अल्लाह से मांगी जाती है और सबक वक्त से सीखा जाता है। रात के खाने के बाद रिहान मेरे करीब आया। इसने बड़ी सादगी से कहा, सब खत्म हुआ, अब नई शुरुआत है। मैंने सर हिलाया। होठों पर खामोशी मुस्कुराहट थी, मगर दिल के किसी कोने में पुराने दिन अब भी धड़क रहे थे।
यादें मुकम्मल तौर पर मिटती नहीं, बस नए सफर की रोशनी इनके साए को ढूंढला देती है। जख्म शायद वक्त के साथ भर गए थे, मगर इनके निशान अब भी बाकी थे। कभी कभी दिल इन्हीं पुरानी यादों को छूकर उदास हो जाता, लेकिन फिर रिहान का सुकून भरा लहजा सब कुछ धुंधला देता। शादी के बाद जो घर हमने बनाया वो कोई महल नहीं था, ना ही कीमती सामानों से भरा हुआ, लेकिन वो सुकून और एतमाद की एक मुकम्मल पनाहगाह थी। हर चीज तरतीब से रखी गई थी और हर फैसले मशवरे से लिया जाता था। रिहान मेरी हर छोटी बड़ी बात सुनता, चाहे वो महज चाय के जायके पर पसंद नापसंद की बात हो या फिर किसी किताब के किरदार पर गहरी गुफ्तगू। इसकी तवज्जो ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी राय वाकई अहम है। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, रिहान, मैं काम करना चाहती हूँ। इसने मुस्कुराकर खुशी से जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन अपनी मर्जी, अपने वक्त और अपनी शर्तों पर। यूं मैंने एक छोटे से तालीमी इदारे में टीचिंग की ऑफर कबूल कर ली। बच्चों के साथ वक्त गुजारना, इन्हें पढ़ाना, इनके ख्वाबों को संभालना, ये सब मुझे एक नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा था। वो लड़की जो कभी खुद स्कूल जाने को तरसती थी, आज किसी और के ख्वाब को हकीकत का रूप दे रही थी। ये एहसास मेरे दिल में अजीब सी रोशनी भर देता। रिहान हर दिन मेरे साथ होता, लेकिन कभी मेरे रास्ते में हायल नहीं होता। वो जानता था कि मेरी जिंदगी की आज़ादी मेरे लिए सबसे कीमती जेवर है। वो कहता था, मोहब्बत का मतलब कैद करना नहीं, साथ चलना है। कभी कभार रात को जब पूरा घर और सड़कें खामोश होती, मैं आईने के सामने खड़ी हो जाती। वो पुराने दाग, वो थकन, वो बोझ अब मेरी पहचान नहीं रह गए थे, मगर दिल जानता था कि वही गुजरे लम्हे मेरी बुनियाद बन चुके हैं। वही कड़वी यादें मुझे मजबूत औरत बनाने का सबब बनी हैं। एक रात रिहान ने नरमे से कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो मुझे जगा लेना। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जागते हो तभी तो मैं सुकून से सो पाती हूँ। शादी को 1 महीना हुआ था कि हमने शहर से बाहर सैर का इरादा किया। वो पहला सफर था जिसमें मेरा दिल मुकम्मल सुकून के साथ था। होटल के कमरे में कदम रखते हुए मुझे पहली बार ये यकीन था कि अब कोई नजर नापाक नहीं, कोई इरादा मशकूक नहीं और कोई रिश्ता मजनूई नहीं। ये लम्हा मेरी जिंदगी के कई बोझ धो गया, जैसे बरसों के अंधेरों के बाद रोशनी ने पहली बार मेरा हाथ थामा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, चांदनी अपनी ही सुकून से सहन पर फैल रही थी। हल्की सांस के साथ कहा, काश अब्बा जिंदा होते। रिहान ने फौरन मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर वो होते तो यकीनन तुम्हारी शादी मुझसे ही करते, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल होने की कोशिश में हमेशा करता रहा हूँ। मैंने धीरे से पूछा, और अगर वो ना मानते? मैं मुस्कुराकर बोला, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें बचपन की कहानियां सुनाता रहता, बस तुम्हारे करीब रहने का कोई बहाना तलाश करता। उस लम्हे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया। नई जिंदगी की सिफाहत तेजी से भरने लगे थे, जबकि पुरानी किताब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। लेकिन इसकी तहरीर, इसकी तलख अल्फाज अब भी कहीं न कहीं मेरे लहजे में सरगोशी करते थे। ये नया रिश्ता, ये नया सफर मेरी अपनी मर्जी और मेरे अपने फैसले से शुरू हुआ था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। रिहान एक दिन अपने हाफिज के काम से इस्लामाबाद गया हुआ था। मैं अकेली थी। दोपहर के वक्त स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। मेरे कमरे में खामोशी और रंग बिरंगी पेंसिलों की खुशबू बसी हुई थी। अचानक फोन बजा। नंबर अनजान था, मगर लहजा बहुत मानूस। अस्सलाम वालेकुम हिना बेटी, मैं बुशरा हूँ, फरहान की बड़ी बहन। एक पल के लिए ज़हीन जैसे मुंजमद हो गया। आवाज पहचान ली थी, मगर इसके पीछे जो चेहरे थे वो अब धुंधले और लगने लगे थे। मैंने बामुश्किल कहा, जी खैरियत? दूसरी तरफ हल्की लरजती, फरहान फालिज का शिकार हो गया है। हाथ पांव बिल्कुल काम नहीं करते, जबान भी बस आधी चलती है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, अब घर पर है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, आखिर तुम इसकी बीवी रह चुकी हो, चाहो तो आकर देख सकती हो। मेरे अंदर एक लम्हे को खामोशी छा गई, सांसों की रफ्तार बदल गई, मगर दिल में कोई लर्जिश न थी। अब वो शख्स मेरा माजी था, मेरा आज पर इसका कोई हक नहीं रहा था। मैंने धीरे से कहा, मैं दुआ कर सकती हूँ बुशरा बाजी, बाकी देखना परखना अब मेरे इख्तियार में नहीं। कुछ देर वो खामोश रही, फिर थके हुए लहजे में बोली, हम भी अब थक गए हैं। वो हर वक्त तुम्हारा नाम लेता है, कभी माफी मांगता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, शायद कुछ पछता रहा है।
میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں کہیں ایک پرانا زخم ہلکا سا سرکا، مگر اب اس میں درد باقی نہ تھا۔ میں نے سوچا انسان اپنے اعمال کا حساب دینا ہی میں دنیا میں شروع کر دیتا ہے، اور بعض وقت وہ حساب خاموشی اور پچھتاوے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ میں نے بات کاٹ دی اور پرعزم لہجے میں کہا، پچھتاوا صرف اسی وقت سچ لگتا ہے جب اس کی کوئی قیمت ادا کی جائے، اور میں اپنی قیمت بہت پہلے ادا کر چکی ہوں۔ اب کچھ واپس نہیں جا سکتا۔ فون بند ہوا تو کمرے میں ایک خادم خاموشی چھا گئی، جیسے دیواروں نے بھی میری کیفیت محسوس کر لی ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور میز پر رکھے پروجیکٹس کی طرف متوجہ ہو گئی، یوں جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے میرے ماضی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے بغیر پلٹے وہ دروازہ بند کر دیا ہو۔ شام ڈھلی تو ریحان کی کال آئی۔ اس کی پرسکون آواز میرے دل کو جیسے سہارا دینے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اس نے پوچھا۔ میں نے تھوڑی دیر چپ رہ کر کہا، خاموش، مگر پرانی آواز آئی تھی، بشرا کی۔ ریحان فوراً سمجھ گیا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے آہستہ کہا، فرحان کو فالج ہو گیا ہے، شاید سزا وہی سے ملی ہے جہاں سے قدم غلط اٹھاتا تھا۔ ریحان کی آواز میں سکون اور اطمینان تھا۔ جیسا کیا ویسا پایا؟ تم چاہو تو اسے دیکھنے جا سکتی ہو، لیکن یہ فیصلہ تمہارا ہے، میں نے مضبوطی سے کہا۔ نہیں، میں جانے کی تو ضرورت نہیں سمجھتی، مجھے اپنی زندگی سے وفا کرنی ہے، ماضی کی سزا یا معافی میرے کسی کام کی نہیں۔ اگلے دن اسکول میں بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے ایک ننھی سی بچی کو دیکھا جو بار بار اپنی کاپی میں کچھ مٹا رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا عائشہ؟ وہ معصوم لہجے میں بولی، مس میں بار بار غلط لکھ رہی ہوں۔ میں مسکرا کر بولی، تو پھر صفحہ پھاڑ کر نیا شروع کر دو، بار بار مٹانے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور نشان بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اپنے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ فرحان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بار بار مٹانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ صفحہ تو میں کب کا پھاڑ کر الگ کر چکی تھی، اب میری کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اس رات ریحان واپس آیا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ میرے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا، بس ایک حیرت تھی۔ تم جانتے ہو، مجھے اب ترس نہیں آتا، صرف حیرت ہوتی ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کی زندگی کو قیمت سمجھ کر چلاتا ہے، اسے آخر میں اپنی سانس تک قسطوں میں ملتی ہے۔ ریحان نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور فخر کی جھلک تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، بس یہی فرق ہوتا ہے، عزت دینے میں اور عزت خریدنے میں۔ تم نے صبر سے کام لیا اور زندگی نے تمہیں انصاف دے دیا، اور سب سے بڑھ کر تم نے میرا ہاتھ تھام کر اس وقت مجھے بچا لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دل کے اندر سکون کی ایک روشنی پھیل گئی۔ یہ لمحہ میرا اصل انعام تھا، جب سب ہاتھ مجھے ڈھکیل رہے تھے اور میں اکیلی کھڑی تھی۔ اگلے دن اسکول میں ایک پروگرام رکھا گیا۔ میں نے بچوں کے والدین کو دعوت دی تھی۔ سب اسٹیج پر قدم رکھا تو لمحہ بھر کو لگا جیسے میری آواز برسوں کی خاموشی توڑنے کے لیے آزاد ہو گئی ہے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، عزت وہ چیز ہے جو یا تو دل سے ملتے ہے یا پھر چھن جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو عزت نہ دی ہو تو یاد رکھیے، ہماری عزت کا تحفظ خود کیجیے، کیونکہ دوسروں کے فیصلوں پر اپنی عظمت قائم نہیں کی جا سکتی۔ پورے ہال میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر زوردار تالیاں بج اٹھی۔ مجھے لگا جیسے میرا ہر لفظ کسی کے دل پر اتر گیا ہو۔ ریحان بھی پچھلی قطار میں بیٹھا تھا، سر ہلکا سا جھکا ہوا، چہرے پر وہی خاموش فخر اور سکون تھا۔ رات کو جب میں چھت پر گئی تو آسمان بالکل صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے اور نیچے پورا شہر اپنی روشنیوں میں گم تھا۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ فرحان کا انجام اب میرے لیے کوئی خبر نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی کہانی، وہ بس ایک مثال بن چکا تھا۔ ریحان میرے پاس آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ کہا، کبھی کبھی انجام کی خبر بھی سکون دیتی ہے نا؟ میں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن اس سے زیادہ سکون اس بات میں ہے کہ اب میں کسی اور کے فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوں۔ اب میری زندگی میری اپنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے رہے، ہوا چلتی رہی، رات کی خاموشی ہمیں اپنی باہوں میں سمیٹتی رہی۔ زندگی ایک نئی سمت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پرانی گلیوں میں اب میرے قدم نہیں پڑتے تھے، مگر ان گلیوں کے نشان باقی تھے، اور وہ نشان مجھے یاد دلاتے تھے کہ اگر کوئی انسان چاہے تو اپنے زخموں سے سونا بھی تراش سکتا ہے۔
फरहान ने जैसा किया वैसा ही इसे मिला और मैंने जो सहकर संभल कर जिया वैसा ही पुरसुकून अंजाम मेरा मुकद्दर बना। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इज्जत कभी दूसरों की मर्जी से नहीं मिलती, ये अपनी खुददारी से हासिल की जाती है। जो दूसरों को तकलीफ देता है अंजाम में वही तकलीफ इसे लौटकर जरूर मिलती है। रिहान ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। इस एक लम्स में लफ्जों से बढ़कर यकीन था कि अब यह सफर अकेला नहीं, यह सफर साथ का है, भरोसे का है और इज्जत का है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।